गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू करना है, राइट? फ्रॉम 16, राइट? एक सेकंड होल्ड करो। ओके, 16 to 20, एनी डाउट? सिक्सटीन टू 20। नो। 21 से 25। 17। 17 मैंने कहा था ना कि लोग बर्नौलीज फॉर्म के क्वेश्चन पहचान नहीं पाते। देखो, तुमने प्रूव कर दिया है ना। 17 क्वेश्चन पूछ करके इस बात का प्रूफ मिल गया मुझको कि वाकई में मेरे स्टेटमेंट सही ही होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22। 22 ये डायरेक्ट नहीं हो गया? नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, क्योंकि जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तुम 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो तुरंत थॉट आएगा कि अरे सर 2y डी वाई बाई डी एक्स और इधर वाई स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन कराए थे, है ना। तो लोग वाई स्क्वायर को टी रख के प्रॉब्लम इमीडिएटली खत्म कर देंगे। और बोलो, अप टू 25 ओवर। 19 तो ठीक था, तुम कर सकते हो। 23 तुम लोग कुछ ज्यादा पढ़ाई कर ली तुमने कि सर क्वाड्रेटिक तक सॉल्व करना भूल गए, है ना। डी वाई बाई डी एक्स में क्वाड्रेटिक लिखी है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, फैक्टर बन रहा है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स। समझ गए? तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, दोनों सॉल्व कर लो। 25 तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था, है ना, कि सर 25th क्वेश्चन ही क्लास में किया था हमने। 24 में एक्सेस एक्स वाई को टी रखने के बजाय 24 मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली डिफरेंशियल बन रहा था। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। आराम से बुद्धि लगाना कि ये क्या कर दिया। बस मुझे लगता है कि अब ये डायरेक्ट हो गया। डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई 1 प्लस एंड हियर इज dx अपॉन x। एक्सरसाइज 4 तो होमवर्क दिया नहीं ना मैंने, ठीक है। डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5 काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ड इज ड्रॉन, मिनिमम नंबर ऑफ। इसमें एक्चुअली तुम हो सकता है लैंग्वेज नहीं समझ पाए। इवन चांस, इवन चांस का मतलब होता है बराबर बराबर, ठीक है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी पर क्वेश्चन आ गया। तो इवन चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इज हाफ। ओके, प्रोबेबिलिटी इज हाफ। तो ये कह रहा है एटलीस्ट इवन चांस। एटलीस्ट इवन चांस का मतलब है प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर और इक्वल हाफ, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कार्ड टू बी ड्रॉन की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। ड्रॉइंग अ हर्ट,
तो सपोज आई से कि n ट्रायल्स, मैं n कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो मानते हो ना n कार्ड्स ड्रॉ करने पर तुम केसेस में बात करोगे कि सर पहली बार में ही हर्ट आ गया, या पहली बार में नहीं आया सेकंड टाइम में आया, या फर्स्ट 2 टाइम्स में नहीं आया थर्ड में आया। तो इसी बात को क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ऑल n टाइम्स हर्ट नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एक कार्ड इज ड्रॉन एंड रीप्लेस्ड, वापस कार्ड को रख के कर रहे हैं, तो ऑल n टाइम्स नहीं आया, तो हर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हर्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना, 13/52, तो हर्ट नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि सर वो n ट्रायल्स में कभी ना कभी हर्ट आ गया। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने इसे इस तरह से किया है कि सर पहले ट्रायल में ही हर्ट आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आया, तो तुम इस तरह से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अप टू nth में आया, तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। बस अब इसके बाद तो तुम हिट एंड ट्रायल से कर देना कि सर 3/4 को पावर चढ़ाते जाइए, तो आई वॉन्ट टू बी लेस इक्वल टू हाफ, तो पता है कि पावर जैसे जैसे बढ़ेगी वैल्यू घटती जाएगी, तो देख लेना कि किस n पर हाफ से वैल्यू लेस और इक्वल हो रही है ना। हिट एंड ट्रायल से करो कि सर क्यूब तक तो नहीं हुआ, पावर 4 में 81/4 की पावर 4 कितना होता है, 81/4 की पावर 4 256 ना, 81/256, हाँ ये हो गया, नहीं ये भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये भी नहीं हुआ ना, 256 ये भी नहीं हुआ, तो 5 में जाएगा कि सर वो पावर 5 में जाके हो रहा है। 6 to 10 अप टू क्वेश्चन नंबर 10। 5 तो तुमको पता है पैलिंड्रोम क्या होती है, इंग्लिश अल्फाबेट, आइदर लेटर और डिजिट, ए यूनियन बी कर लो और क्या, कर लोगे है ना, इस तरह रहने दो मत बताओ। 1 माइनस नाइदर कर दो ना, वो ज्यादा आसान होगा सर, अननेसेसरी ए यूनियन बी करने के बजाय वाई नॉट वी डू 1 माइनस ए नॉट बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो नॉट ए लेटर पैलिंड्रोम, नॉट ए डिजिट पैलिंड्रोम, तो पहला इंग्लिश लेटर कुछ भी लो 1 वे 1 प्रोबेबिलिटी, अगला लेटर भी कुछ भी लो 1 प्रोबेबिलिटी, तो जो थर्ड है ना, तुम चाहते हो नहीं होना पैलिंड्रोम, तो जो पहला लेटर आया था ना वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 25/26, तो बस 25/26 इज द प्रोबेबिलिटी नॉट लेटर पैलिंड्रोम। और इसी तरह से डिजिट, डिजिट कितने थे, पढ़ लो यार क्वेश्चन है ना, मैंने हिंट दे दिया कि कौन से डिजिट यूज करने थे, पूरा 0 से लेकर 9 तक क्या, ठीक, 6 to 10, तो उसको भी बी नॉट को भी मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने सिर्फ ए नॉट बता दिया था, 1 माइनस ए नॉट बी नॉट, अप टू 10 नो डाउट, क्विकली, चैट स्टॉप हो गया, मेरे ख्याल से 0 डिजिट अलाउड था है ना, तो 9/10 हो गया वो, 25/26 इंटू 9/10, हाँ 7 and 9, ओके 7, 2 क्यूब्स, अरे ये तो इस तरह के क्वेश्चन 10th क्लास में पूछे जाते थे ना कि सर डायग्राम बना के क्वेश्चन करिए है ना, तो ये रहने दो, तुम खुद क्यूब को बना करके उसको पार्ट में डिवाइड करके कलर देख लो कि कैसे क्या लेना है, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन, urn contains 3 red and white, 2 balls from the urn
प्रोबेबिलिटी दे हैव द सेम कलर, एकदम बच्चों टाइप सवाल पूछ रहा हूँ। तो सेम कलर NC2 3C2 अपॉन N+2C2 इज हाफ। इससे N के दो आंसर आते हैं, उसमें से एक आंसर शायद सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना। B draws one ball from the urn, notes its colors, replaces it. He then draws a second ball from the urn. Both have same color is 5/8. N upon N+2 square 3 upon N+2 3 नहीं, ये गलत लिख दिया ना मैंने, ये N+3 था यहाँ पर, तो यहाँ सही कर लो। 3 upon N+3 स्क्वायर इज 5/8। तो जो भी n की वैल्यू यहां से आएगी उसको यहां पुट करके देख लेना कि सर कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा था। 11 to 15 14 ओके। $14 6 red 6 green in a bag, okay, 5 balls placed in a red bag, red box यहां पर 5 balls रखनी है and remaining are put in green box, मतलब 7 balls green box में रखनी है, 5 7। probability that number of red in green plus number of green in red का जो सम है इज नॉट प्राइम। केस बना लो, यहां पर 5 बॉल है ना, 5 ग्रीन 0 रेड 4 ग्रीन 1 3 2 2 3 1 4 0 5। इसी तरह से यहां फॉर्म कर लो कि 1 ग्रीन 6 बची हुई बॉल होंगी ना यहां पर 5 नाउ सम इज नॉट प्राइम। तो देख लो रेड और ग्रीन 11 प्राइम है, 9 नॉट प्राइम है, 7 प्राइम 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 नॉट प्राइम। तो मेरे ख्याल से किसी एक बॉक्स के लिए मैं बॉल का सिलेक्शन दिखा देता हूं और अगले बॉक्स के लिए तो वन वे में रिमेनिंग बॉल्स सेलेक्ट हो जाएगी। तो टोटल वेज तो तुम लोग समझ ही गए कि सर उस बॉक्स के लिए आप 12C5 total ways to form red box and favorable there has to be 4, there has to be 1, 6C4 6C1 or there has to be 0, there has to be 5, 6C0 6C5। मेरे ख्याल से आंसर हो गया 14। बची हुई बॉल्स ऑटोमेटिकली अगले बॉक्स में चली गई ना। 15th क्वेश्चन यार बहुत लल्लू क्वेश्चन था। फेवरेबल रिव्यू बाय 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रिव्यूज फेवरेबल ऑफ द 3 मेजॉरिटी फेवरेबल। मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ ना कि 2 फेवर में है 1 अगेंस्ट या फिर तीनों फेवर में है, सही है ना। तो केसेस में कर दो आंसर कि सर फर्स्ट एंड सेकंड इन फेवर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4/7। और तीसरा अपोजिट है, अगेंस्ट है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड अगेंस्ट है, सेकंड अगेंस्ट, या फिर फर्स्ट अगेंस्ट है
और फर्स्ट सेकंड इन फेवर, थर्ड ऑल्सो इन फेवर, फेवर की प्रोबेबिलिटी 3 है ना, और या फिर तीनों फेवर में है। बार बार पढ़ने से फायदा क्या है, बार बार पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार पढ़ाता ही नहीं, ना तुम्हारी एनर्जी खराब कराऊंगा ना अपनी, बार बार नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है ना। अब से प्रॉब्लम्स कराऊंगा बस, जिसे करने से रिजल्ट आता है बस अब वही काम कराऊंगा। हो गई थ्योरी एक बार, ठीक। ओके, तो रीजनिंग में आई थिंक देख देख करके छोटी छोटी डेफिनेशंस बस बोलता जाता हूं। स्टेटमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहते हैं, जबकि उस स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इसीलिए मैंने शीट तुम लोग को शेयर किया है कि थ्योरी को तुम लोग आराम से रीड करोगे, ठीक है ना। तो सेंटेंस इज अ मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक। और अगर किसी भी सेंटेंस को हम बता पाने में असमर्थ हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी तुमको देखने को मिल जाएंगे कि बताओ x, दो इंटीजर्स का सम इज इवन, ठीक है ना, कि दो इंटीजर्स का सम इवन है। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि दो इंटीजर का सम इवन may be true, may not be true. So this is not a statement, right? Now truth table. Truth table किसी भी statement, right, का ट्रुथ टेबल बताया जाता है। अगर मैं सिर्फ एक P स्टेटमेंट की बात करूं कि दिस इज अ स्टेटमेंट P, तो ट्रुथ टेबल फॉर P इज ओनली whether it is true or it is false, तो it will consist of only two elements, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दो स्टेटमेंट की बात करूं तो ट्रुथ टेबल का मतलब होता है उसकी ट्रुथ वैल्यूज को फिल करो, ठीक है ना। तो ये सब एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा देखने को कि सर P और Q के ट्रुथ वैल्यूज, तो यू विल फाइंड कि सर देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, यू कैन पुट 2 वेज, यू कैन पुट 2 वेज। तो तुम लोगों को तो पीएनसी आती है, तो तुम लोग फट से बोल दोगे सर 4 वेज, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। These are the possible truth values for two statements P and Q, right? तो स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यूज का आइडिया क्लियर, राइट। ये पूरा सेट के क्लोज चैप्टर है। नाउ किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन, तो तुम समझ ही रहे हो सर, नेगेशन का मतलब है उसका डिनायल, उसका अपोजिट, है ना। तो यार सिंपल सी बात है, नॉट P, दिस इज नॉट P, डिनायल ऑफ P। तो अगर P ट्रुथ है, ट्रू है, तो फिर नॉट P फॉल्स है, टू इजी, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें मैं बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा के कॉम्बिनेशन। अब कंपाउंड में यू विल कम टू नो P और Q
तो तुम समझते हो सर P और Q का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब है कोई एक भी अगर ट्रू है तो ये ट्रू कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर्स लाइक दिस। तो P और Q ये सब ऑपरेटर्स है, तुमको जस्ट नोटेशंस जानने की आवश्यकता है, दैट्स इट। फाइन। तो तुम यहां पर ही समझ गए कि सर P और Q ऑपरेटर है ना का आप ट्रुथ वैल्यूज समझ सकते हो। अगर कोई एक भी ट्रू है तो P और Q इज गोइंग टू बी ट्रू, राइट। तो यहां पर देख लो बोथ फॉल्स कहां है, यहां पर दोनों फॉल्स है ना, तो बस इस केस में फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। लोग समझ गए कि हाँ सर इट इज वेरी क्लियर। तो ये जो यूनियन है और एंड ये कहलाते हैं कनेक्टर्स। ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के काम आ रहे हैं, कनेक्टर। सिमिलरली देयर इज द कनेक्टर P एंड Q। तो तुम लॉजिकल मतलब तो समझ ही रहो कि सर लॉजिकल मतलब है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब ये ट्रू होगा, जिसको तुम लोग सेट में इंटरसेक्शन बोलते हो, है ना। दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। तो मैथमेटिकली वी रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो ये सब सिंबल्स के तुमको मतलब समझने हैं, P एंड Q, ठीक है ना। तो तुम यहां पर चाहो तो फिर से मुझे ट्रुथ वैल्यू P एंड Q की लिखवा सकते हो कि सर P एंड Q ट्रू तभी आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। ट्रू इन ऑल रिमेनिंग इट इज फॉल्स, ठीक है ना। अब तुमको फटाफट काम की बात पे लेके चलता हूं कि सर ये इंटरसेक्शन यूनियन तो बहुत ज्यादा इजी है। थोड़ा सा तुमको बेसिकली ये सेट ही है ना। इसको इसी बात को हम लोग वेन डायग्राम से भी जानते हैं, ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम अपने थोड़े से सेट के फॉर्मूले थोड़े से स्ट्रॉन्ग रखना। तुमको याद है मैंने प्रोबेबिलिटी पीएनसी में कहा था कि डिमॉर्गन्स लॉ ये सब तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। इवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इफ आई आस्क यू P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, है ना, जिसको तुम सेट लैंग्वेज में इस तरह से बोल सकते हो कि सर ये आप कह रहे हो, तो ये सब तुम वेन डायग्राम से प्रूफ दिखा सकते हो कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। P यूनियन Q P यूनियन R इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसी बात को अगर तुम कहोगे कि सर मैथमेटिकल प्रूफ तो वेन डायग्राम से तो मैं कर ही सकता हूं, और इसी बात को तुम लोग ट्रुथ टेबल से प्रूफ दिखा सकते हो कि सर ये R एट बनेंगे 8। ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तुम तो जानते हो ना मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी कर पाता हूं, ठीक। तो तुम लोग समझदार लोग हो, जिसको इंटरेस्ट हो दिखाने में कि सर इसको ट्रुथ टेबल से हम दिखाएं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो तुम लोग ज्यादा नहीं, बस 8 ट्रू वैल्यूज बनेंगी, 8, क्योंकि टू वेज फॉर P फॉर Q फॉर R। तुम आराम से मैच कर लेना कि सर जो भी ट्रू वैल्यू इस साइड की आती है ना, वही ट्रू वैल्यू ये साइड की आती है। समझ गए। तो ये सारे फॉर्मूले सही हैं। तो Q यूनियन R बस एग्जैक्टली सेम वे। तो दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू कैन से P इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो आई विल बी डायरेक्टली अप्लाइंग, ठीक। बढ़िया बात है, बिल्कुल CS के ही नोटेशन सही है, फाइन। तो मैंने हिंट दे दिया कि जो लोग इस रिजल्ट के प्रूफ चाहते हैं वो 8 ट्रू वैल्यूज लिखें। जो भी ट्रू वैल्यू इसकी बनेगी वही ट्रू वैल्यू राइट हैंड साइड की बनेगी।
तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। ठीक, अब जो थोड़े अच्छा पार्ट है रीजनिंग का वो बताता हूं, है ना। ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये तो कुछ ज्यादा ही इजी है कि सर ये तो हम पहले से ही करते आए हैं, है ना, ये तो हम सेट डायग्राम से ही कर लेते हैं। जो थोड़ा सा नया है वो बता देता हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज समथिंग गुड। इफ P then Q, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि सर इसका लॉजिकल मतलब क्या है। अगर P ट्रू है तब Q को ट्रू होना पड़ेगा। नोट्स वैसे मैंने तुमको दे दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके नोट्स को अपने वर्ड में तुमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी और को बनाए हुए नोट्स समझ में आते नहीं है। तो मैंने शीट तुमको जो शेयर की है इसमें से तुम काम के एकदम शॉर्ट करके खुद के नोट्स बना जरूर लेना। ठीक, कहीं कंफ्यूज अगर हुए तो, है ना, कि सर कहीं कंफ्यूज हो गए। वैसे तो क्लास में मैं बहुत टू द पॉइंट बता रहा हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूं शायद इसी से तुम्हारे नोट्स का काम हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी मैंने ये थ्योरी को पढ़ने का पर्पस ये है कि सर इससे थोड़ा डिटेल्ड समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल्स एंड काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो उससे तुमको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात बता रहा हूं। नाउ इफ P then Q, तो तुम इसका तात्पर्य समझ गए ना। इसको तुम अपने मन में खुद सोचो कि सर इसका मतलब यह है अगर P अकर करेगा तो Q को अकर होना मस्ट है ना। इफ P then Q, लेकिन अगर P अकर ना हो, है ना, तो Q पर एनीथिंग इज पॉसिबल। Q में अकर, Q में नॉट अकर, बोथ आर वैलिड। क्योंकि आपने सिर्फ इतना कहा है अगर P होगा तो Q होना पड़ेगा, बस। ठीक, इसे हम लोग ऑपरेटर वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, P इंप्लाई Q, ये रीड करते हैं। ठीक है, या हो सकता है तुमको इस तरह का भी सिंबल दिख जाए, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, P इंप्लाइज Q। ठीक, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट अंडर द कंडीशन। तुम वेन डायग्राम में फील कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूं कि सर ट्रुथ टेबल बना बना के तो हम कर ही लेंगे, है ना। जरा वेन डायग्राम में बात फील करो। ये P, ये Q, है ना। अगर P ट्रू है मतलब ये, तो मानते हो Q को ट्रू होना पड़ेगा। तो मैं P इंप्लाई Q को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन शो कर रहा हूं, है ना, कि सर अगर P ट्रू हुआ ना तो आपको Q को अकर कराना पड़ेगा, तो ये ट्रू होना पड़ेगा। लेकिन अगर P नॉट ट्रू है, मतलब अगर मैं P सेट के बाहर बात करूं, तो यू आर अलाउड फॉर Q अकर और नॉट टू अकर। तो P के आउटसाइड सब अलाउड है कि सर P अगर ट्रू नहीं है तो डोंट बॉदर फॉर Q। तो ये जो शेडेड रीजन है इन वेन डायग्राम, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेगा P इंप्लाइज Q। P इंप्लाई Q का ट्रू शो किया मैंने कि व्हेन इज P इंप्लाई Q इज ट्रू, तो शेडेड रीजन में P इंप्लाई Q इज ट्रू। समझने की कोशिश करो कि यहां से बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए आपने P को जब अकर कराया तो देखिए Q भी अकर हुआ है, और जब P अकर नहीं हुआ तो Q इज अलाउड टू अकर एज वेल एज नॉट टू अकर। तो इसलिए P का आउटसाइड तो पूरा रीजन आपके P इंप्लाई Q को ट्रू शो करेगा, और विद इन P कौन सा रीजन ट्रू शो करेगा,
जो Q को भी बिलोंग करेगा, दैट इज P इंटरसेक्शन Q, है ना। तो इसे मैं एक यूनियन इंटरसेक्शन से, यू आर मोर कंफर्टेबल राइट, तो तुम इसको एक यूनियन इंटरसेक्शन के टर्म में नाम दे सकते हो कि सर ये सेम क्वांटिटी को मैं आपको इक्विवेलेंट नाम देता हूं कि P इंप्लाई Q इज सेम एज नॉट P। एक सेकंड मुझे सोचने दो। यूनियन Q, नॉट P यूनियन Q। बुद्धि लगाओ कि सर पूरा नॉट P तो अलाउ था ही, बस यूनियन Q करने से आपका ये पोर्शन भी कवर हो गया। तो तुम लोग चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स में इस तरह के ऑपरेटर में काफी ऑप्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कि सर आंसर जो है ना वो कनेक्टर्स के टर्म में आंसर लिखा था, तो इसलिए फैमिलियरिटी होना अच्छी बात है। गॉट इट, P इंप्लाई Q। और इसी बात को अगर तुम चाहो तो ट्रुथ टेबल में भी जाके बात कर सकते हो कि सर ट्रुथ टेबल में, क्योंकि तुम जानते हो कि सर P और Q के लिए तो आप करोगे, लेकिन आप R के लिए नहीं करोगे, है ना, कि यार वो 8 का ट्रुथ टेबल कौन बनाएगा। तो इसके लिए तो मैं दिखा सकता हूं P इंप्लाई Q। तुमने सारे पॉसिबिलिटी लिखे हैं ना यहां, तो ट्रुथ टेबल में तुम जानते हो ना सर, जब P ट्रू होता है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा। तो देखो P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P इंप्लाई Q ट्रू होगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है, मानते हो ये तो गलत है। इफ P देन Q, तो इसका आंसर फॉल्स। इफ P इज फॉल्स तो Q may be true, Q may be false. तो whether Q is true, answer is true. Whether Q is false, answer is true. This is going to be the truth table for P imply Q. बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा तो दिमाग में रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर आता है जेईई मेंस में। अब तो हो सकता है एडवांस में भी आए, क्योंकि एडवांस ने भी इसको इंक्लूड कर लिया है ना, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि सर जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाए। अगर मैं निगेशन पूछूं, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ P इंप्लाई Q, तो निगेशन तो तुम समझते हो, P इंप्लाई Q निगेशन। तो वेन डायग्राम से तो तुम देख सकते हो, और इसको तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि सर लॉजिकली अपोजिट आंसर, तुमको जो इसकी फॉल्स वैल्यू है, P इंप्लाई Q का जो फॉल्स है, दैट इज नाउ ट्रू आंसर, निगेशन। तो तुम तो जानते हो ना कि सर इसका फॉल्स आंसर सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, वो P अकर हो जाए और Q अकर ना हो। सोचो, P हैपन बट नॉट Q, बस वही फॉल्स होता है फॉर P इंप्लाई Q, बाकी तो सब ट्रू होते हैं। तो इसका निगेशन क्या होगा, है ना, तो इसका निगेशन जो है दैट इज P हैपन एंड नॉट Q। दिस विल बी द निगेशन। तो चाहो तो तुम बात को माइंड में रख सकते हो कि सर नेगेशन ऑफ P इंप्लाई Q, आई कैन रिमेंबर कि दैट इज दिस। इनफैक्ट मैं तो तुमको ये भी याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा, देखो मैंने बॉक्स बनाया है ना, तो लेट मी मेक दिस ऑल्सो ए रिजल्ट। और वेन डायग्राम में भी तुम समझ रहे हो कि सर ये रहा वेन डायग्राम, तो जो
फॉल्स रीजन है, फॉल्स रीजन यही तो है सर, ये है फॉल्स रीजन। तो इस फॉल्स रीजन को वेन डायग्राम में तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो कि सर ये ओनली पी अकर, आउट ऑफ पी क्यू ओनली पी अकर। तो ओनली पी अकर तो पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू ही तो हुआ। क्विकली डन। ये टोटल प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर, बस सवाल करो और हो गया काम। कॉपीड ना। नाउ लेट्स नो अबाउट बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट? बाई कंडीशनल का मतलब होता है P if and only if Q, if and only if। वो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, दैट्स इट। वो तुम जानते हो सर, IFF को हम लोग इफ एंड ओनली ही तो रीड करते हैं। सिंबॉलिकली इज लाइक दिस, ये होता है बाई कंडीशनल, या फिर तुमको जस्ट इस तरह का भी दिख सकता है, एक ही बात है। इफ एंड ओनली मतलब इफ P देन Q, इफ Q देन P, यही मतलब हुआ ना इसका कि सर दोनों तरफ से, अगर P है तो Q है, अगर Q है तो P है। लॉजिकली यही मतलब हुआ इसका कि सर बोथ वेज, P होने पर Q का होना मस्ट है, इसी तरह अगर Q हुआ तो P का होना भी मस्ट है। ठीक है, तो इसकी ट्रू वैल्यू कब आएगी, इस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कब आएगी? तो पता याद रखना बहुत इजी होता है कि सर इसकी ट्रू वैल्यू सिर्फ तभी आ सकती है जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। सोचो सोचो, आइदर बोथ आर ट्रू, वेन डायग्राम P Q, तो बोथ आर ट्रू। तो इसमें तुम समझ रहे हो कि सर P ट्रू है तो देखिए Q भी ट्रू है ना। और अभी तुम समझ रहे हो इसके अलावा के पोर्शन में तो नहीं हो पाएगा ना कि सर देखिए इस पोर्शन में P ट्रू है लेकिन यहां पर Q ट्रू नहीं है ना। तो अगर P होगा तो Q का होना मस्ट है, सही है। लेकिन जब नॉट P है तब तो तुम फ्री हो ना, इसी तरह से जब नॉट Q है तब तो तुम फ्री हो ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर इस रीजन में कोई तकलीफ नहीं है? हम तो इतना जानते हैं, P हैपन देन Q मस्ट हैपन, Q हैपन देन P मस्ट हैपन। ठीक, दिस इज द रीजन विच रिप्रेजेंट P if and only if Q in Venn diagram। अरे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है यार, सही है, यहां पर कैपिटल लिख दिया ना। तो ट्रू वैल्यूज के टर्म में सोचना इजी हो गया ना कि सर इसका आंसर, इसकी ट्रू वैल्यू तब आती है जब या तो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो या दोनों साइमल्टेनियसली फॉल्स हो। तो एक काम करो, दोबारा मेहनत कौन करेगा? सर वो पीछे ट्रुथ टेबल बना हुआ है, तो इसी ट्रुथ टेबल में आप इसे हटाओ यार, ये सब तो तुम लोग जानते हो कि सर ये छोटी सी चीज रहने दो, है ना। ये तो हमको सेट के जमाने से आती है। तो आई थिंक P if and only if Q is both true, false,
बोथ फॉल्स ट्रू। ये क्या लिख दिया, सॉरी, समझ गए ना। अच्छा, तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर P इफ एंड ओनली इफ Q, या फिर आप हमसे बात करो Q इफ एंड ओनली इफ P, तुमको लगता नहीं सर ये दोनों सेम ही होंगे? सोचो, इन दोनों का ट्रुथ टेबल सेम ही कहलाएगा। आराम से बुद्धि लगाओ कि सर इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तो वही मीनिंग लेगा यार। Q if and only if P is going to get the same truth table. Think. तो इसे दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, है ना, कि सर सेम ही है। इजी, जल्दी से हाँ बोलते जाओ फटाफट, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। एक ही दिन में थ्योरी खत्म होगी इसकी तो लगभग, है ना। अब चलो इसका नेगेशन भी समझा देता हूं, राइट। बहुत इजी चैप्टर है ना एक्चुअली। नेगेशन ऑफ P if and only if Q। तो इसका नेगेशन का मतलब क्या है? सर इसकी फॉल्स वैल्यू विल बी ट्रू फॉर मी। तो ये फॉल्स कब होता है, ये कब फॉल्स होता है? जब एग्जैक्टली वन अकर, जब केवल एक अकर करता है तब ये फॉल्स होता है। मानते हो ना? तो जो इसका फॉल्स आंसर है वो इसका ट्रू आंसर होगा। ठीक, तो वेन डायग्राम तुम समझ रहे हो कि सर ये है नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। तो क्या तुम एक इक्विवेलेंट आंसर मुझे बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टर्स कि सर इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा आंसर दे सकता हूं कि यार ये जो क्वांटिटी है ये तो एग्जैक्टली वन ऑफ P एंड Q हैपन आंसर के बराबर होगी। सो दैट इज P बट नॉट Q, और नॉट P एंड Q, एग्जैक्टली वन ऑफ P Q अकर के बराबर होगा। सही है ना? तो फॉर फास्ट कैलकुलेशन इफ यू रिमेंबर, तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि सर मैथमेटिकली दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये दोनों एक ही हैं। बहुत सिंपल सी बात है। यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद कनेक्टर्स कि सर यूनियन इंटरसेक्शन से मेरी फैमिलियरिटी कहीं ज्यादा है देन दीज इफ एंड ओनली इफ ऑपरेटर्स। ठीक है ना, या ओनली कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसलिए अच्छी बात है कि अगर तुम मुझको ये लिख पा रहे हो, तो अगर तुम मुझको इसका रिजल्ट लिख पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टर्स, तो तुम यार मुझको इसका भी लिखवा दो ना कि सर हम आपको इसके लिए भी लिखवा देते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट आंसर कनेक्टर्स में बता देते हैं। तो क्या इसका इक्विवेलेंट आंसर कॉमन सेंस से सोचो कि सर ये ट्रू कब आता है? ये ट्रू तब आता है जब P as well as Q both are correct, P and Q, या फिर और सोचो, और both not true, not P and not Q। सोचो सोचो, आराम से सोचो इस बात को। लॉजिकली बता दिया, ठीक है। बाकी तुमको
कब प्रोबेबिलिटी के टाइम में मैंने बताया था ना कि डिमॉर्गन्स लॉ, किसी को याद है कि सर प्रोबेबिलिटी में आपने लिखवाया था ए यूनियन बी नॉट इज सेम एज ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज ए नॉट यूनियन बी नॉट। कुछ याद आ रहा है कि these two results are called De Morgan's law. सही है ना? तो इस तरह के सेट नोटेशंस से फैमिलियरिटी बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि अब आईआईटी ने क्लियरली बोल दिया है कि सेट रिलेशंस मैथमेटिकल रीजनिंग इज नाउ इन योर सिलेबस। ओके, तो अभी सेट के ऊपर प्रॉब्लम्स और अच्छे आने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं। इन सब के प्रूफ तो बेकार है ना कि सर ये तो हम वेन डायग्राम से ओरली देख पा रहे हैं। मैंने जहां तक बताया हुआ है इनका प्रूफ है ना, वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रखा होगा मैंने, है ना, कि हाँ सर ये सही है। एग्री करते हो? तो तुमको लगता नहीं कि सर आप ये जो आपने लॉजिकली हमको आंसर लिखवाया कि यार ये तो हमको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ये ट्रू कब होता है, जब P एज वेल एज Q बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स, है ना। उसी बात को तुम चाहो तो यहां पर आकर के कि सर इसका नॉट लीजिए। कुछ गलत हुआ है क्या? एनीथिंग वेंट रॉन्ग? नहीं ना? अच्छा, इस पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह हाई फाई सा लगेगा यार इस आंसर के थ्रू अगर देखोगे तो, कि सर इसका नॉट लेंगे तो इसका नॉट लेंगे, तो ये तो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सा काम हो गया कि ये बनेगा इसका नॉट, तो डिमॉर्गन्स की मदद मदद से सर इस पूरे का नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q का नॉट इंटरसेक्शन इस पूरे का नॉट नॉट P नॉट Q, है ना। इस आंसर का नॉट ले लिया मैंने, तो ऐसा कुछ आया डिमॉर्गन्स की मदद से। फिर तुम कहोगे सर नॉट ऑफ दिस, अगेन डिमॉर्गन, नॉट P यूनियन Q, ठीक है, P यूनियन नॉट Q। सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के आंसर सेम ही होंगे, है ना, कि इस क्वांटिटी का इसके साथ इंटरसेक्शन, इस क्वांटिटी का इसके साथ यूनियन, यार समझ लो यार, ठीक है, कि सर वो इस आंसर को इस आंसर से सेम लिखवाने में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लग रही है कि इस पूरे को एक सिंगल पढ़ते हुए क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए। तो ये एक पूरा सिंगल स्टेटमेंट है, इसका इंटरसेक्शन विद दिस, है ना, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली कुछ आएगा, ठीक है, सेम ही होंगे यार। और तुम अगर अगर ज्यादा वेन डायग्राम में तकलीफ हो, ठीक है, वैसे वेन डायग्राम में इसको मैं दिखा सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर वेन डायग्राम, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं अब, ठीक। और अदरवाइज तुम जानते हो सर ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में जाके दिखा दीजिए इसका ट्रुथ टेबल और इसका ट्रुथ टेबल सेम ही है। इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा ऊपर, क्यों, कहां आएगा यूनियन? नहीं, मैंने सही लिखा है, इसका इसका नॉट ही तो लिखा है। तो तुमने डिमॉर्गन्स लॉ में मिस्टेक कर दी ना यार, मैं इस आंसर को मैच करा रहा था, इस आंसर को, है ना। मेरे ख्याल से गलत कहां कह रहा हूं मैं?
सही कहा है मैंने, ठीक है ना, कि ठीक है ना, ठीक है, नहीं कुछ भी फ्लॉ नहीं है, मैं सही हूं यार, लॉजिकली मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, और ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, दोनों एक ही हैं, चिंता मत करो, ठीक है। तो जो जिसको याद रखने में इजी लगे, क्योंकि मुझे तो ये याद रखने में ज्यादा आसान है, ठीक है ना, तो वो दोनों एक ही आंसर हैं सर, ये दोनों आंसर एक ही हैं, ठीक है ना, डिमॉर्गन्स लॉ लगा करके आया था। हाँ, नो फ्लॉ, नो फ्लॉ, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक। अब बस एक कंसेप्ट और बता देता हूं, बाई कंडीशनल इज नाउ क्लियर। अब एक कुछ में कंसेप्ट और सिखाना था यार, दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसी भी, मुझे पढ़ लेने दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसी भी, क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वो सिंपली तुमसे कहेगा इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बताओ, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस इज, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव सेंस में बात, पॉजिटिव बात को पुट करते हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को पॉजिटिव वे में रहते हुए पुट कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव को लेकर के पॉजिटिव आंसर बोलते हैं, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन होते दोनों एक ही आंसर है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस इज नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी, दैट्स इट, ठीक है ना। तो याद रख लो कि सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस विल बी दिस, बस मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही है थ्योरी बताने के लायक। हाँ, हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी है ना, बिल्कुल सही एग्जांपल है, दोनों एक ही स्टेटमेंट, बट वन पुट इन अ पॉजिटिव वे एंड वन पुट इन अ नेगेटिव वे। चलो तुमसे प्रॉब्लम के फॉर्म में कुछ एक आसान आसान बातें पूछता हूं। अगली क्लास में इसका तुम लोग प्रिंट ले लेना, राइट, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं इसी शीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट। तो उस मोमेंट क्लास में मैं सिंपली बोलूंगा तुमसे कि एक्सरसाइज दिस एंड प्रॉब्लम नंबर दिस, राइट। तो मुझको बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मंडे क्लास में, ठीक। तो मंडे तक तुम लोग मेक श्योर कि यू ऑल गेट द प्रिंट ऑफ दिस शीट, ओके।
करो भाई। इजी ना? नहीं भाई, गलत आंसर है। एक सेकंड ठहरो। नहीं नहीं, ठीक बता रहे हो आंसर। मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया था क्या? नहीं, ठीक लिखा मैंने। ठीक है आई थिंक। डिमॉर्गन से आंसर सबने कर दिया ना? आई थिंक बी लोग बोल रहे हैं ना, बी। तो सर डिमॉर्गन्स नॉट ऑफ दिस यूनियन नॉट ऑफ दिस, सही है ना? एक बार देखते हैं आंसर। मैं भी आंसर नहीं देखा मैंने, चलो निकालते हैं। इसका नॉट, तो इसका नॉट डायरेक्टली प्रॉपर्टी से लिखूं कि सर नॉट ऑफ दिस जो है P इंटरसेक्शन नॉट Q होगा, ठीक? नॉट ऑफ दिस यूनियन नॉट ऑफ दिस, और इसका नॉट क्या होगा? P यूनियन Q। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है। आंसर इज बी। इजी ना? सर बिल्कुल लल्लू था, डायरेक्ट डिमॉर्गन्स पे क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना? शीट के ही प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं। ये काफी आसान है। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसका आंसर सही सबका आना चाहिए। सही है। सम्यक, सुधांशु, दीप्तम। चलो खत्म करो। जितने लोग भी आंसर सी कर रहे हैं दे आर राइट। एक्चुअली यू वांट आंसर टू बी ट्रू, है ना? यू वांट आंसर टू बी ट्रू। तुमको लगता नहीं कि सर Q एंड R बोथ ट्रू?
तो अगर Q एंड R बोथ ट्रू है तो ये तो ट्रू हो गया कि सर ये तो ट्रू हो गया, Q R बोथ ट्रू। अब तुम जानते हो ना यूनियन, दो स्टेटमेंट का यूनियन, लेकिन ये दो स्टेटमेंट में तुम तो जानते हो ना कि सर अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो यूनियन तो ट्रू आता है। तो आई एम श्योर कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी ट्रू। आराम से सोचो, चाहे इसका आंसर कुछ भी आया हो, फॉल्स आए, ट्रू आए, डजेंट मैटर, दिस होल इज गोइंग टू बी ट्रू। बुद्धि लगाओ, है ना। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, दो का यूनियन अगर एक भी ट्रू हुआ तो यूनियन ट्रू होगा। तो मैं इस पूरे को एक स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, इस पूरे को एक स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, तो तुमको लगता नहीं सर एक स्टेटमेंट तो आपका ट्रू आ चुका है, ठीक है। तो जब आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है तो व्हाई डू यू बॉदर फॉर दिस स्टेटमेंट कि ये ट्रू है या फॉल्स है, डोंट बॉदर। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया कि सर पी कुछ भी आए डजेंट मैटर, पी वेदर ट्रू और फॉल्स डजेंट मैटर, योर दिस स्टेटमेंट इज नाउ गोइंग टू बी ट्रू। ऐसे बुद्धू बना देते हैं, ठीक। एक थ्योरी का कंसेप्ट और बताना मिस कर गया मैं, वो भी बता दूं, दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी एंड फैलेसी। ये भी एक छोटा सा टर्म समझ लो। किस किस स्टेटमेंट को हम टॉटोलॉजी कहते हैं? स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, always true for all truth values, of सब स्टेटमेंट्स। तुम तो जानते हो कि सर एक स्टेटमेंट तो कुछ भी बना देते हैं लोग कि सर ये स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो व्हेन डू वी कॉल एनी स्टेटमेंट टू बी टॉटोलॉजी? जब जो भी सब स्टेटमेंट्स हैं, अब इसमें सब स्टेटमेंट कौन है सर? पी, क्यू एंड आर, ठीक है ना। तो हर ट्रुथ वैल्यू के लिए अगर तुम्हारा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है तो उसे टॉटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से देयर इज अ टर्म कॉल्ड फैलेसी। ठीक है ना। फैलेसी मीन्स विच इज ऑलवेज फॉल्स, which is false for all truth values, ठीक है ना। हर ट्रुथ वैल्यू के लिए फॉल्स अगर है तो दैट इज अ फैलेसी, ठीक। मैं इसके कुछ और नाम पढ़ के बताता हूं, जहां तक मुझे ध्यान है शायद इसको कुछ और भी टर्म बोला गया है फैलेसी को। मुझे क्या ज्यादा थ्योरी अजीब लगती है थोड़ी, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, इसे कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम लोगों से शेयर कर दिया, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड और थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो तुम बहुत फट से एग्जांपल दे सकते हो कि सर आप पता है पी यूनियन नॉट पी, सबसे इजी। बाकी क्वेश्चंस में तुमको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी प्रॉब्लम्स भी यू विल फेस कि तुमसे क्वेश्चंस में पूछेगा कि बताओ ये टॉटोलॉजी है या नहीं है, राइट। तो यू कैन इजिली से कि सर ये तो टॉटोलॉजी है, पी नॉट पी में कोई तो अकर होगा, ठीक है। सो दिस डेफिनेटली इज अ टॉटोलॉजी, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी अ टॉटोलॉजी। पी की हर ट्रुथ वैल्यू के लिए ये ट्रू ही आएगा। बात समझ आ गई। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल दे दूं कि लो फैलेसी चाहिए,
दिस इज ऑलवेज फॉल्स. P इंटरसेक्शन नॉट P कैन नेवर बी ट्रू. सही है ना? दिस इज अ फैलेसी. ऑलवेज फॉल्स. है ना? डन ना? सेकंड. भाई तुम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना, कि सर ये कॉमन डे लैंग्वेज को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कन्वर्ट कर रहा है ना, हर चीज को डिजिटल बना रहा है. ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो कि इस चैप्टर की तो इंपॉर्टेंस काफी रेलेवेंट है. नहीं? यार ये हम सब ऑपरेटर वगैरह इसे पढ़ क्यों नहीं? टू कंप्यूटराइज, हर चीजों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, ताकि सारी बातें कंप्यूटर पहचान के बता पाए, तुम्हारी नॉर्मल डे बातों को भी. ठीक है ना? तुम बस अपना स्टेटमेंट फीड करो कि पूछो बताओ कि वेदर दिस विल बी ट्रू और फॉल्स, तो कंप्यूटर बता देगा कि यस यू आर ट्रू. वेरी गुड. फट से आंसर आ गया है ना? सही. सभी आ गया. आयुष दीप्तम, देवज्ञा, सम्यक, आयुष आई थिंक आई कॉल्ड है ना, आर्यन. ओके, डोंट यू थिंक कि is logically equivalent to यूजिंग, क्या कहते हैं उसको, डिमॉर्गन, डिमॉर्गन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव P यूनियन P, P union P is only P intersection this union this. सही है ना? कि सर ये जो स्टेटमेंट है ये इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, या तुम वेन डायग्राम से भी देख सकते हो कि हटाओ सर, मत मत कन्वर्ट करो. ठीक है ना? वेन डायग्राम में जाकर यूनिवर्सल सेट P Q, लो हटाओ, यहीं से बता देता हूं. P नॉट Q मतलब ओनली P, ओनली P. यूनियन P, P के साथ यूनियन लो, तो यार ये तुम्हारा P इंटरसेक्शन नॉट Q का अगर मैं P से यूनियन लेता हूं, P इज दिस एंटायर, तो सबको दिख गया ना कि सर अगर P के साथ यूनियन लोगे तो P ही तो आ जाएगा. तो योर आंसर इज P. डायरेक्ट कर लो यार आंसर, कमिंग टू बी P डायरेक्टली यूजिंग वेन डायग्राम. ब्लू कलर एंड व्हाइट शेड लो, ब्लू शेड, सॉरी, ब्लू शेड
एंड व्हाइट शेड का यूनियन, तो यूनियन तो तुम समझ ही गए कि सर ये पूरा ही तो हो गया, इजी। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर तुम इसे ट्रुथ वैल्यू से कर रहे हो, बाकी हम लोग दोनों मिक्स फॉर्म में चलेंगे। सर कभी कॉम्प्लिकेटेड केस में ट्रुथ वैल्यूज की हेल्प ले लेंगे कि यार नहीं समझ आ रहा, वेन डायग्राम तकलीफ दे रहा है, ठीक। और जब वेन डायग्राम से बन जाएगा कि सर वेन डायग्राम इजी था समझने में, तो वेन डायग्राम अप्लाई कर देंगे। बाकी ट्रुथ वैल्यूज में बताने की आवश्यक, एक सवाल करके दिखा देता हूं, है ना, ताकि तुम ट्रुथ वैल्यू का भी यूज करना सीख जाओ। तो आई थिंक यू वांट टू नो दिस स्टेटमेंट, है ना। तो तुम तो जानते हो कि सर ट्रुथ वैल्यू पी और क्यू की लिखिए, और इवन नॉट क्यू की भी लिख दीजिए, इसकी मदद से हो जाएगा, है ना। ट्रू ट्रू, चार ही तो ट्रुथ वैल्यू होंगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए तो तुमको 100% मैं वेन डायग्राम ही तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, कि यार इस सवाल को तो वेन से ही निपटा दो। पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू, सबको पता है कि सर इंटरसेक्शन जब दोनों ट्रू होंगे, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। नाउ यूनियन, दिस यूनियन, अरे तुमको ट्रुथ टेबल लिखना सिखा दिया है ना, कि ये दोनों का यूनियन, तुम तो जानते हो ना, कोई एक भी ट्रू होता है तो यूनियन ट्रू होता है। तो ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो डू यू ऑब्जर्व कि सर इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू मैच कर रही है ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी से? जल्दी से हाँ बोल दो कि सर इसकी ट्रुथ वैल्यूज पी की ट्रुथ वैल्यू से मैच कर रही है। तो क्या मैं कह दूं दिस इज इक्विवेलेंट टू पी? समझ के मेरे ख्याल से मेरी बात को सभी लोग, कि दिस वे ऑल्सो वी कैन डू। बाकी वेन डायग्राम से भी हमको फैमिलियरिटी चाहिए, ठीक, कि सर वेन डायग्राम से देखिए खत्म हो चुका था क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी इजी। अब मैं बोर हो गया, है ना, बहुत सारे सवाल करा दिए। अब मुझे लगता है कि एक चेंज ले लें, है ना, क्योंकि अगर तुम मुझे इस तरह के टॉपिक को पूरा कंटिन्यूस पढ़ाओगे ना तो मेरे लिए बहुत बोर्डम हो जाएगा, ठीक। तो फॉर अ चेंज ये टाइम मैं बहुत एंजॉय करता हूं जब मुझे थ्योरी नहीं पढ़ानी होती है और मुझे प्रॉब्लम्स करानी होती है। ये मेरा बेस्ट टाइम होता है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद जिसे कहते हैं ना पढ़ाते वक्त, वो ये पीरियड है जब मुझे पढ़ाना ना पड़े और सिर्फ प्रॉब्लम्स करानी पड़े, कि ओनली यू डिस्कस। क्विकली, तो अभी मेरे अच्छे दिन जो है ना वो शुरू हो गए हर लेवल पर। वाइब्रेंट में भी 12th के बच्चों का सिलेबस
1 वीक, ओनली 1 वीक, 12th क्लास ओनली। तुमको तो क्या है ना, वो कोनिक सेक्शन जो 11th के टॉपिक्स है ना वो भी इंक्लूड कर दिए ना, अदरवाइज तो तुम्हारा भी एंड हो जाता है। अच्छा हाँ, सैटरडे संडे के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम रखा है। अभी क्लास खत्म होने के बाद तुमको लिंक शेयर किए जाएंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि जो कोनिक सेक्शन की भी अपनी क्लासेस हैं वो मोर अबाउट प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैं जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो तुम लोगों को, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम भी तो है सर, फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे देर इज नो क्लास, ठीक? तो क्यों नहीं हम पैराबोला के कुछ लेक्चर्स देख के आ जाएं। फर्स्ट लेक्चर तो हम देख ही चुके हैं, थोड़े से लेक्चर और देख लेते हैं दोनों दिन के लिए, ठीक है? तो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे होंगे नहीं? क्या हुआ? ठीक तो लिखा हुआ है? क्वेश्चन में सब कुछ ठीक है? होमवर्क ज्यादा होता ही कहाँ है? डे 2 दिन के हिसाब से सिर्फ 2 ही लेक्चर दूंगा, डोंट वरी। तुम 3 करना चाहते हो? होमवर्क तो बहुत सिंपल मिलेगा ना, होमवर्क विल बी क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4, है ना? इसको आराम से आराम आराम से करते हैं। डीई और एक प्रोबेबिलिटी की डीपीपी, है ना? प्रोबेबिलिटी की डीपीपी दूंगा तो होमवर्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा सैटरडे संडे के हिसाब से। कि सर ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डीपीपी तुम देख ही रहे हो सर, बहुत लल्लू हैं। चलो अच्छा, डीपीपी अगर कर रहे हो ना तो मैं 2 डीपीपी शेयर कर देता हूं, बस इतना ही रखेंगे। तो अब ये होमवर्क बैलेंस्ड हो गया। बाकी जिसका होमवर्क हो जाएगा उसको पता है ना क्या करना है, कि सर मैं फ्री हूं, मैं क्या करूं, है ना? वेक्टर का कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। वेक्टर के अब मैं स्लोली स्लोली करके, क्योंकि अभी मैंने तुमको लेक्चर देखने के लिए दे दिया है ना, इसलिए मैं और तुम पर लोड नहीं डाल रहा हूं, ठीक है? अरे ये तो डीपीपी तुम देखते हो कितनी छोटी छोटी सी तो डीपीपीज है ना, और फट से हो जाती है। बाकी जिसका होमवर्क हो जाए वो डीई खत्म कर सकता है, एज वेल एज वो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज पर बिल्कुल शिफ्ट कर सकता है कि सर 1 2 3 सॉल्व करनी मैंने शुरू कर दी। देवज्ञा करेक्ट आंसर निकालना है, जल्दबाजी मत करो, हैव पेशेंस, है ना? आराम से करो। क्वेश्चन गलत बताने लायक है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास से तुम लोगों को पता है ना कि बस तुमको क्लास में कुछ नहीं करना है, रीजनिंग की शीट को अपने सामने रखना है, ताकि मैं क्लास में जब प्रॉब्लम लूंगा तो मैं सिर्फ नंबर कॉल करूंगा कि ट्राई दिस क्वेश्चन, और मैं सब अनसॉल्व के दूंगा, है ना? डोंट एक्सपेक्ट कि सब वो जो सॉल्व एग्जाम्पल है वही क्वेश्चन दोगे, क्या नहीं, जिनके सॉल्यूशन नहीं है वो कराऊंगा क्लास में। प्रोबेबिलिटी का शीट नहीं मिला? अभी अभी ड्रॉप करवा देता हूँ ग्रुप में, है ना? ग्रुप में नहीं मतलब ऐप पर।
दीप्तम थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आई थिंक, बहुत मामूली मिस्टेक है लेकिन मिस्टेक है ये। हम्म। हो गया यार, एक भी करेक्ट आंसर नहीं निकाला तुम लोगों ने। आई थिंक जीटी फंक्शन तो ड्रॉ कर लिया होगा ना, कि जीटी फंक्शन आई थिंक -1 टिल -1, टिल -1 ये क्या आता है? कोई बताएगा कि सर -1 तक मॉड खोला था? नहीं यार, आंसर तुम लोग सही नहीं बता रहे हो, कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये मॉड को खोल के बताओ ना क्या आता है। अप टू -इंफिनिटी, -3/2 से -1 तक -t आता है। ओके, तो -3/2 से -1 इट इज -t। ओके, एंड देन -1 से 0, जितना मुझे ध्यान है ये t+2 आता है कि सर t+2, सही कह रहा हूं क्या? t+2 है ना? और फिर अप टू 1 दिस कम्स आउट 2 - t, कि सर ये y इक्वल टू t+2, y इक्वल टू -t, देन y इक्वल टू 2 - t, एंड देन ये y इक्वल टू t आ जाता है। ऐसा कुछ आया, ठीक। अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो मैक्स ऑफ। मैक्स का मतलब क्या है? अगर मैंने -3/2 से लेकर कहीं भी, सपोज दिस इज x, तुम तो यार, तुमको तो पढ़ाया है मैंने, तो इफ x इज हियर, कॉन्सेंट्रेट करो,
अगर x यहां है तो मानते हो व्हाट इज गोइंग टू बी मैक्स वैल्यू, तो तुम t को वेरी कराते हो फ्रॉम -3/2 से x, जो भी मैक्स आता है वो बन जाता है f ऑफ x। तो क्या तुमको क्लिक किया कि सर अगर आपका x ये वैल्यू है तो -3/2 से x तक हाईएस्ट वैल्यू ये आ रही है, ये है हाईएस्ट वैल्यू। तो क्या तुमको दिखाई दिया कि सर आपका जो f ऑफ x है वो -3/2 से लेकर -12 तक, सब लोग हाँ बोलो भाई, इक्वल टू 3/2 होगा। इस बात को जल्दी से मुझे कंसर्न दो कि हाँ ये समझ में आ गया कि फ्रॉम -3/2 टू -12। यस बोलो यस, एक यस का वेट कर रहा हूं मैं। ठीक, नाउ इफ यू टेक x -1 to 0, सपोज x इज हियर, ये है x, है ना, तो क्या तुमको लगता है कि सर मुझे -3/2 से लेकर x तक देखना पड़ेगा। अब -3/2 से लेकर x तक मैक्स वैल्यू कहां आई, तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर वैल्यू x पर ही आ गई, जो आपका x पर वैल्यू है वो ही मैक्स है। तो व्हाट इज योर f ऑफ x, वो -12 से लेकर 0 तक fx से मैच करेगा, g ऑफ x से मैच करेगा। Is it correct? So this is going to be the graph of f of x. Now what if I go again beyond 0? तो don't you think कि सर x is somewhere here, ये x है, तो -3/2 से लेकर x तक where do you get highest value? तो I think this is my highest value, ये आपकी highest value है। तो ये highest value कब तक रहने वाली है, ये highest value रहने वाली है up to 2। Yes, this value will remain max up to 2 and after 2 के बाद कि सर 2 के बियॉन्ड फिर आप मूव करोगे तो x is somewhere here, तो आप पूरा -3/2 से लेकर x तक हाईएस्ट वैल्यू विल बी एट x ओनली। तो योर फंक्शन, फाइनल फंक्शन विल बी दिस कि सर ये आया फाइनल ग्राफ ऑफ f। ठीक, अब तुमको लगता नहीं कि सर इंटीग्रेशन तो बहुत इजी बात है, इसको तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से निपटा दो ना कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, अरे वो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, ट्रेपेजियम, अब रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो डजंट मैटर, एंड देन अप टू 5 तक ही जाना है ना। 5 पर वैल्यू क्या होगी, ये y इक्वल टू x लाइन है ना, तो 5 पर वैल्यू विल बी 5। तो ट्रेपेजियम अगेन, तो लगता नहीं कि सर ये तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो योर आंसर इज, यार किसी ने भी वैल्यू करेक्ट पता नहीं क्यों नहीं बताई मुझे। तो रेक्टेंगल इज व्हाट, विड्थ 1, हाइट 3/2, half sum of parallel side into distance between parallel sides and sum of parallel sides, that is 3/2 plus 2 plus ये तो 2 into 2 4 plus ट्रेपेजियम। हाँ अब सही आंसर आया दीप्तम, ठीक है ना, अब ठीक है। हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 plus 5। तो करेक्ट आंसर इज 135/8। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है ना यार, पेशेंस रख के करना है। वेरी इजी। चलो भाई मंडे को मिलते हैं, ठीक है, तब तक 2 लेक्चर पैराबोला के शेयर करूंगा, उसको मंडे तक देख लेना, ठीक है। चलो भाई बाय, जय हिंद।